बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा जैसे आपको याद होगा कि इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे मैंने आपको बताया था कि वो कुछ जनरल टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थे एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनको डिस्कस किया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनके आपस में रिलेशन को हमने डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है इसको समझने से पहले हमने, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली इन सर्कुलर मोशन। हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर क्या होती है? टेंजेंट होती है। अगर यहाँ पर एक पार्टिकल मौजूद है, अगर आप इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो वो इसके ऊपर टेंजेंट है, तो इसकी डायरेक्शन इस सिमत में है। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हुई तो मोशन की डायरेक्शन भी हम कहते हैं हर एक पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब अगर हर एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है तो आपको ऐसी फोर्स चाहिए जो बॉडी को एक कांस्टेंट पाथ के ऊपर मूव कराती रहे। वो कांस्टेंट फोर्स जो बॉडी को एक स्पेसिफिक पाथ यानी सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाए, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगरचे बॉडी की डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर चेंज होना चाहती है, वो बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज होने से बचाए और एक सिंपल पाथ के ऊपर मूव कराए, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या करें कि आप एक पत्थर को धागे से बांधकर घुमाना शुरू कर दें। जब आप एक पत्थर को धागे से बांधकर घुमा रहे होंगे तो अब वो तब तक घूमता रहेगा जब तक आपकी उस स्ट्रिंग, उस डोरी के अंदर टेंशन मौजूद है, खिंचाव मौजूद है। जब तक वो खिंचाव मौजूद है यानी जब तक आप उसको घुमाते रहते हैं वो घूमता रहेगा। यानी अगर आप इसको घुमा रहे हैं एक सर्कुलर पाथ के ऊपर वो घूमता रहेगा। अगर आपने उस बॉडी को, उस पत्थर को घुमा रहे थे और एक पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर आपने उस डोरी को छोड़ दिया, उस धागे को छोड़ दिया, तो उस पत्थर के साथ क्या होगा? पत्थर टेंजेंट डायरेक्शन में ए बी पाथ को फॉलो करता हुआ फ्लाई ऑफ कर जाएगा। यानी आप धागे से पत्थर को बांधकर जब घुमा रहे थे वो घूमता रहेगा जब तक उस डोरी के अंदर टेंशन मौजूद होगी, जब तक आप उसको टेंशन प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे ही आपने उसको छोड़ा, ए पॉइंट की ओर आपने छोड़ा, आप उसके पाथ को मजीद बेंड नहीं कर रहे। पहले आप उसके पाथ को बेंड कर रहे थे, अब वो क्या करेगा? वो जो पत्थर है वो उसी टेंजेंट डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बॉडी को सर्कुलर पाथ पर घुमाने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो बॉडी की डायरेक्शन को चेंज होने से बचाए। दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन अगर हम यहां पर देखें तो वो फोर्स क्या करती है? द फोर्स नीडेड टू बेंड नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ द पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ। द फोर्स नीडेड टू बेंड स्ट्रेट पाथ इनटू अ सर्कुलर पाथ। यहां पर देखें, यहां पर सपोज बॉडी मौजूद है, वो इस स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करना चाहती है। सेंट्रीपिटल फोर्स ने उसके पाथ को क्या कर दिया? बेंड कर दिया और उसको सर्कुलर पाथ पर घुमाया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? द फोर्स नीडेड टू बेंड नॉर्मली, यहां पर देखें तो यहां पर जो आप लाइन ड्रा करें, यानी अगर मैं यहां पर लाइन ड्रा करूं ये स्ट्रिंग की, तो ये जो पॉइंट है ये नॉर्मल है इस पॉइंट के, तो स्ट्रेट लाइन इस नॉर्मल फोर्स को वो बेंड कर दे इनटू अ सर्कुलर पाथ। द फोर्स नीडेड टू बेंड नॉर्मली स्ट्रेट पाथ, this straight path into a circular path, that force is known as centripetal force. The force needed to bend the straight line path into a circular path is called centripetal force. क्लियर की बात यहां तक? इसका मतलब अगर हम चाहते हैं बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूमे तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हर एक पॉइंट के ऊपर बॉडी के स्ट्रेट पाथ को क्या कर देगी? बेंड कर देगी और उसको सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाएगी। तो ये एक एग्जांपल है जिससे हमने इसके कंसेप्ट को समझा और हमने कहा कोई भी बॉडी जो घूम रही होगी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे वो बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगी। तो आप ये भी कह सकते हैं द फोर्स विच इज नेसेसरीली रिक्वायर्ड फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इनटू अ सर्कुलर पाथ। वो फोर्स जो नेसेसरीली रिक्वायर्ड है अगर हम चाहते हैं बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करे तो दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये चंद एग्जांपल हैं, बुक का पेज ही मैंने उठाया हुआ है। ये एग्जांपल क्या कहती हैं? आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम खला में खुद भेजते हैं और नेचुरल सैटेलाइट जैसे जमीन और चांद सितारे हैं, ये नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। न्यूक्लियर पार्टिकल्स, वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, या एक्सेलरेटर में एक होता है एक्सेलरेटर जहां से हम पार्टिकल्स को एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कराते हैं।
बॉडी इज विरलिंग एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, जैसे हमने एग्जांपल ली, ये बॉडी है जो विरल कर रही है, घूम रही है स्ट्रिंग के एंड पे, एंड फ्लाई व्हील्स स्पिनिंग ऑन द शाफ्ट्स। फ्लाई व्हील्स क्या है, हमारी बाइक्स के अंदर फ्लाई व्हील्स होते हैं जो हमारी गाड़ी को रनिंग कंडीशन में रखते हैं, जो हमारे व्हील्स को घुमा रहे होते हैं। ये सारी एग्जाम्पल किसकी हैं, सर्कुलर मोशन की। और इस सारी एग्जाम्पल के लिए आपको क्या चाहिए होती है, यानी अगर आप चाहते हैं जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहे तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता रहे तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ पर घुमाने के लिए रिक्वायर्ड है, उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। रिलेशन ड्राइव करते हैं जी अब। तो रिलेशन ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पार्टिकल को कंसिडर करते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास कंसिडर अ सर्कल जिसका रेडियस क्या है, आपके पास r है। एट एनी इंस्टेंट हमारा पार्टिकल ए पोजीशन के ऊपर मौजूद है। एट एनी इंस्टेंट हमारा पार्टिकल ए पोजीशन के ऊपर मौजूद है। ये ए से मूव करता हुआ बी तक पहुंच जाता है। तो एक आर्क लेंथ बना रहा है जिसको हम नाम दे रहे हैं ए बी का, और इस सर्कल का, सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, r। तो कंसिडर अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी मूव करता है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। हम कहते हैं ये जो बॉडी सर्कुलर पाथ पे ऊपर घूम रहा है उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन हमें पता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर क्या होती है, टेंजेंट। तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आ गई, टेंजेंट। ये ओ ए के टेंजेंट लाइन हमने ड्रा की v1। तो ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन v1 और ओ बी के परपेंडिकुलर v2। तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन v2। अगरचे मैग्नीट्यूड सेम लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, डिफरेंट, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेट v1 एंड v2 द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन एट a एंड b। a पे वेलोसिटी v1, b पे वेलोसिटी v2। तो चेंज कितना होगा, डेल v, और ये चेंज कितने टाइम में आया, डेल्टा t टाइम में। जब वो a से b मूव करके गया तो वेलोसिटी में चेंज डेल v और टाइम में चेंज कितना आया, डेल्टा t। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट विल बी एक्सेलरेशन। a इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल t। अगरचे बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हुई, तो a इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल t। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। नाउ हम क्या फाइंड आउट करते हैं, a से b तक जाने के लिए जितना टाइम लगा हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो पार्टिकल हमने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। यानी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बात करूं तो v1 इक्वल टू v2 है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, और इसको मैं लिखता हूं किसके इक्वल है, v के इक्वल है। यानी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। तो क्योंकि हम डेल्टा t फाइंड आउट करने लगे हैं तो रिलेशन हम वही यूज करेंगे, s इज इक्वल टू vt। सिंपल रिलेशन हमारे पास है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करती है तो रिलेशन होगा s इज इक्वल टू vt। तो यहां से t किसकी इक्वल आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा s ओवर v। नाउ s क्या है, a से b तक ये जो आर्क लेंथ है, हम ये कह रहे हैं a से b के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको हम लीनियर डिस्टेंस का नाम दे रहे हैं, उसको हम s का नाम दे रहे हैं। तो यहां पर आ गया s की जगह s ही आ गया, और वेलोसिटी क्योंकि यहां पर हमने कहा हुआ है v1 इज इक्वल टू v2 इक्वल टू v, तो वेलोसिटी की जगह आ गया v। तो टाइम कितना लगा, डेल्टा t इज इक्वल टू s ओवर v। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। a किसकी इक्वल है, डेल v ओवर डेल्टा t। a किसकी इक्वल है, डेल v ओवर डेल्टा t, और डेल्टा t हमने कितना फाइंड आउट किया, s ओवर v। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करें तो a इज इक्वल टू डेल v ओवर s ओवर v। तो डेल्टा v ओवर डेल्टा t की जगह आ गया डेल v ओवर s ओवर v। v ऊपर चला गया, v इंटू डेल v ओवर s हमारे पास आ गया। इक्वेशन 2 का नाम दे रहे हैं। यहां पर v कांस्टेंट हमें मालूम, s हमें मालूम है, a और b के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमें मालूम है, बट अननोन हमारे लिए क्या है, अननोन यहां पर हमारे लिए है डेल v। अब हमने इस डेल v को फाइंड आउट करना है, चेंज इन जो वेलोसिटी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस पोर्शन हम शुरू करने लगे हैं, तवज्जो से सुनना है। लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR। अब हम क्या ड्रॉ करने लगे हैं, एक PQR ट्रायंगल ड्रॉ करने लगे हैं। कैसे, PQ इज पैरेलल एंड इक्वल टू V1। लाइन बाय लाइन बट तवज्जो से सुनिएगा। PQ इज पैरेलल एंड इक्वल टू V1, यानी मैंने यहां पे PQ जो ड्रॉ किया वो V1 के एक तो पैरेलल है, यानी जिस डायरेक्शन में V1 है उसी के पैरेलल, और दूसरा जो V1 की डायरेक्शन
वही डायरेक्शन, और दूसरा जो V1 की मैग्नीट्यूड है वही PQ की मैग्नीट्यूड होगी। तो एक ट्राइंगल मैं ड्रॉ करने लगा हूं PQR, जिसकी PQ साइड V1 के पैरेलल और उसी डायरेक्शन में है। तो ये देखें, मैंने V1 वाली लाइन ड्रॉ की और इसको नाम दे दिया PQ का। समझ आ गई बात। नेक्स्ट, दूसरी साइड है PR। PR इज पैरेलल एंड इक्वल टू V2। जो PR है उसकी एक तो डायरेक्शन भी यही है जो V2 की डायरेक्शन, और लेंथ भी यही है जो V2 की डायरेक्शन है। तो ये मैंने V2 को एज इट इज ड्रॉ कर दिया, यहां पर दोनों की टेल्स को मिला दिया, V1 और V2 की टेल्स को मिला दिया। एक साइड बन गई PQ, दूसरी साइड बन गई PR बन गई। क्लियर है की बात यहां तक। नाउ V1 is our initial point, V2 is our final velocity. This is initial velocity and V2 is final velocity. तो इनिशियल से फाइनल मैंने यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ किया, तो QR बेसिकली किसको शो कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी के। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इस V1 को उठा के P1 का नाम दे दिया, PR जो है उसको हमने V2 का नाम दे दिया। तो यहां से हमें एक ट्राइंगल मिल गई जिसमें चेंज इन वेलोसिटी भी मौजूद है, QR। होप सो ये ट्राइंगल समझ आ गई होगी। यानी हमने सिंपल क्या किया, V1 और V2 की टेल्स को मिला दिया, टेल्स को मिलाया, और फिर यहां से ये V1 साइड, ये V2, V1 PQ और V2 PR, और यहां से QR आ गया चेंज इन वेलोसिटी। समझ आ गई बात यहां तक। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है वो कहते हैं सिंस द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A एंड B आर परपेंडिकुलर टू द रेडियाई OA एंड OB, since the tangent to the circle, this V1 is tangent to the circle at point A and V2 सर्कल के ऊपर टेंजेंट है at point B, है ना बच्चों। अब यहां से देखें, OA और V1 के दरमियान एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यानी जब आपके पास V1 टेंजेंट है तो OA और V1 के दरमियान ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा बेटा 90 डिग्री। सिमिलरली दिस OB एंड V2 के दरमियान भी एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, इससे पहले एक और पॉइंट हम देखते हैं। मेरे पास एक तरह से दो ट्राइंगल है, PQR दिस एंड दूसरी ट्राइंगल OAB। ये जो ट्राइंगल बन रही है, ये जो आपकी एक हाईलाइटेड है OAB, ये एक ट्राइंगल, और PQR ये एक ट्राइंगल है। क्या ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं? क्या OAB और PQR आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हो। तो ये देखें, V1 इक्वल टू V2 मैंने लिखा हुआ है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, तो इसकी दोनों साइड्स बराबर। तो PQR कौन सी ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिमिलरली OA और OB क्या दोनों पैरेलल हैं? OA और OB दोनों रेडियस हैं। तो ये OAB दिस ट्राइंगल एंड PQR दिस बोथ ट्राइंगल आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ आ गई बात यहां तक। दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा, ये जो V1 है वो OA के परपेंडिकुलर, V2 OB के परपेंडिकुलर है। समझ आ गई बात। तो मैथमेटिक्स में हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये होता है कि ये जो एंगल OA और ये जो एंगल बन रहा है AOB के दरमियान में, ये एंगल जो बन रहा है थीटा, ये जो एंगल बन रहा है AOB के दरमियान में, ये थीटा, इनके जो टेंजेंट्स हैं, इनके टेंजेंट्स कौन है? V1 और V2, इनके दरमियान एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। यानी जो एंगल AOB के दरमियान ये एंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा, वो V1 और V2 के दरमियान जो एंगल है वो उसके बराबर होगा। और V1 और V2 के दरमियान एंगल बेसिकली क्या बन रहा है? मैं ये कह सकता हूं ये एंगल बन रहा है, ठीक होगी बात। ये एंगल भी थीटा, यानी ये जो एंगल है AOB के दरमियान एंगल और ये जो QPR के दरमियान एंगल, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। इस लाइन को पढ़ते हैं, since the tangent to the circle at A and B, V1 and V2, वो perpendicular to the radii OA and OB हैं। V1 is perpendicular to OA, V2 is perpendicular to OB। तो इनके दरमियान जो एंगल है AOB और QPR, मैंने अभी जैसे बताया AOB एंगल, और इनके ऊपर जो टेंजेंट्स हैं V1 और V2, इनके दरमियान एंगल QPR, ये दोनों बराबर होंगे। तो therefore the angle AOB equal to the angle QPR, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये जो एंगल AOB के दरमियान में है वो कितना है? एंगल थीटा। क्लियर। अब इन दो साइड्स के परपेंडिकुलर साइड्स V1 एंड V2 हैं,
V1 और V2 की टेल को मिलाओ तो ये इनके दरमियान एक एंगल बनता है QPR। तो ये एंगल जो AOB के दरमियान में होगा वही QPR के दरमियान में होगा। पहली बात हमने कही ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। OAB एंड PQR आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। AOB एंड QPR आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। दूसरा, इनके दरमियान जो एंगल है वो भी बराबर है। जब इनके दरमियान एंगल्स भी बराबर तो ये दोनों ट्राइंगल बराबर होगी, सिमिलर होगी। OAB एंड PQR आर सिमिलर। जब ये दोनों सिमिलर होंगे, ये भी PQR और AOB ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। जब ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी किसी भी दो साइड्स की रेशो दूसरी दो साइड्स के इक्वल होगी। यानी इनकी किसी भी दो साइड्स की रेशो, इसकी ले लें AOB की साइड की रेशो QPR की साइड की रेशो के इक्वल होगी। मैं सपोज करता हूं यहां पर मैंने एक साइड ले ली QR ओवर, दूसरी साइड ले लेता हूं PQ। अब ये ट्राइंगल 2 की मेरे पास रेशो आ गई। ये किसकी इक्वल होनी चाहिए? जो दूसरी ट्राइंगल है उसकी रेशो के इक्वल होनी चाहिए। उसकी रेशो मैं ले लेता हूं AB ओवर, उसकी मैं रेशो ले लेता हूं AB ओवर OA ले लिया। यानी जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी किसी भी दो साइड्स की रेशो QR ओवर PQ इज इक्वल टू AB ओवर OA, दोनों की रेशो क्या होगी? बराबर होगी। नाउ QR किसकी इक्वल है? डेल V के। PQ इक्वल टू V1 बट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड V1 इज इक्वल टू V। तो यहां पर आ गया डेल V ओवर V। AB एज इट इज आ गया। OA किसकी इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। तो यहां पर OA किसकी इक्वल आ गया? A रेडियस के इक्वल आ गया। तो डेल V ओवर V इक्वल टू AB ओवर R। नाउ हम क्या करते हैं? इफ द पॉइंट B इज क्लोज टू पॉइंट A, द आर्क लेंथ इज नियरली सेम लेंथ एज लाइन AB। अब हमने क्या किया? टाइम इंटरवल को शॉर्ट ले लिया। हमने टाइम इंटरवल को इतना शॉर्ट लिया कि ये डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 हमने ले लिया। जो हमने टाइम इंटरवल लिया जिसमें वो A टू B गया था वो अप्रोचेस टू क्या हो गया? 0। जब वो अप्रोचेस टू 0 है तो ये जो पॉइंट B होगा वो A के करीब मौजूद होगा। अब पहले देखे आर्क लेंथ मिल रही थी। आर्क लेंथ और A और B के दरमियान हमने तो स्ट्रेट लाइन ली थी, तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। हमने क्या किया? हमने टाइम इंटरवल को जब शॉर्ट लिया तो B पॉइंट A के करीब मौजूद था। जब B पॉइंट A के करीब था तो ये जो लाइन A और B के दरमियान अब आपको मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो A B को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? S के इक्वल लिख सकते हैं। बेटा हमने यहाँ पर डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 क्यों किया? ताकि हमें आर्क लेंथ की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। जो एग्जैक्ट वैल्यू तब मिलेगी जब वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमें मिलेगी। तो हमने डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 लिया ताकि लेंथ स्मॉल होके S के इक्वल आ जाए। तो डेल V ओवर V AB S ओवर R। तो यहां से V दूसरी साइड पे गया तो डेल V इज इक्वल टू V S ओवर R। यही हमें चाहिए थी यहां पर इक्वेशन 2 में। V डेल V ओवर S, ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो डेल V इज इक्वल टू V S ओवर R। ये जब हमने इस इक्वेशन में पुट की, ये इक्वेशन V ओवर S इंटू डेल V, और डेल V की जगह आ गई V S ओवर R। तो S से कैंसिल होके A इक्वल टू आ गया V स्क्वायर ओवर R। तो ये एक्सेलरेशन आ गया A इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। दिस एक्सेलरेशन A इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये बुक के मैंने पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है। A इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एज दिस एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। देखें ये बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूम रही थी तो इसका मतलब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही थी। जब इसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही थी तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। तो इस एक्सेलरेशन को हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, डिनोट करेंगे AC के साथ। क्लियर है की बात यहां तक? अब ये जो आपके पास है, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो एक्सेलरेशन होगा, ये जो एक्सेलरेशन यहां से आपको मिल रहा है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, इन फिगर 5.6 A एंड B, एक ये डायग्राम A और ये B। PQ is perpendicular to OA. This PQ side is perpendicular to OA. Obvious है PQ V1 है तो this PQ side यानी OA is perpendicular to V1, OB is perpendicular to V2, V2 is perpendicular to OB। ये दोनों परपेंडिकुलर है, हम पहले भी कह चुके हैं। तो अब यहां से अगर मैं चेंज की बात करूं, बेटा मैंने जो PQR ड्रा की है वो बेसिकली मैं यहां से देखें इस डायग्राम को अगर मैं उठा के यहां पर ले जाता हूं,
डायग्राम को उठा के अगर मैं वहां पर लेकर जाऊं तो बनेगा क्या, ये है V1 और यहां पे मेरे पास आ जाएगी V2 आ जाएगी, ये मेरे पास क्या आ जाएगी V2। मैंने दोनों वेक्टर्स की टेल को मिला दिया, इसकी टेल को इसके साथ मिला दिया, ये है V1 और ये है V2। तो यहां से जो डेल V आएगा, डेल V की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, टुवर्ड दी सेंटर आएगी। डेल V की डायरेक्शन देखें किस तरफ है, टुवर्ड दी O। तो जब चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड दी सेंटर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, टुवर्ड दी सेंटर। एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन पे, तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड दी सेंटर, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, टुवर्ड दी सेंटर होगी। बाकी पढ़ लेंगे। हम आते हैं डायरेक्ट इसकी इक्वेशन की तरफ, स्टेटमेंट की तरफ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, ये हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो यहां तक हमने बात की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। अब फाइनली हम आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m में a की जगह ये वाला एक्सेलरेशन पुट करें v स्क्वायर ओवर r, तो ये बन जाएगा mv स्क्वायर ओवर r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ चुका है इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और हमें ये भी पता है v किसकी इक्वल होता है, r ओमेगा। तो यहां पर v की जगह r ओमेगा पुट किया तो ये बन जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर r। तो r से r कैंसल, तो fc इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, और ये एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। दूसरी चीज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल ऑलवेज बी टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोथ आर ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। इसलिए जब हम पत्थर को घुमा रहे थे धागे के साथ बांध के, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही थी जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर थी। ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको काइंडली आप अभी सुने समझें, कोई क्वेश्चन हो तो वो क्लियर करें, उसके बाद इसको नोट डाउन करें। जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे और तमाम पॉइंट्स को लिख के नहीं देखेंगे तब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा। तो कोशिश करें अभी इसको पहले तो सुने पूरी तवज्जो के साथ, फिर उसके बाद क्वेश्चन है तो वो क्लियर करके फिर इसको नोट डाउन करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।